ग्लोबल बाजारों की सेहत इन दिनों नासाज है। अमेरिका और ब्रिटेन के बाजार तकनीकी तौर पर मंदी में चले गए हैं। दुनिया के दूसरे बाजारों की भी हालत खस्ता है और इसने भारत की रफ्तार पर भी थोड़ा बहुत असर डाला है। एफआईआई ने भारत में भारी बिकवाली की है। सवाल यह है कि रिटेल निवेशकों को आगे क्या करना चाहिए। मार्केट गुरु सीरीज में हमारे साथ अब बाजार के दिग्गज शंकर शर्मा जुड़ रहे हैं। शंकर शर्मा ने फर्स्ट ग्लोबल की शुरुआत की थी और वेल्थ क्रिएटर के नाम पर जाने जाते हैं। और शंकर शर्मा एक बहुत अच्छे सिंगर हैं। मोहम्मद रफ़ी उनके फेवरेट सिंगर हैं। और शंकर शर्मा टेस्ट क्रिकेट के मेरे ख्याल से इंडिया में शायद मार्केट में सबसे बड़े फ़ैन हैं। और ईडन गार्डन्स में जाकर मैच देखते थे वो, और काफ़ी वो उस समय मैच देखते थे जब असल में टेस्ट क्रिकेट हुआ करता था। शंकर, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो मेरे साथ हिंदी में जुड़ने के लिए, आवाज़ में जुड़ने के लिए शुक्रिया। और आपकी नई पारी की मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं अनुज। जब आपका मैसेज आया तो मुझे बहुत ही खुशी हुई आपकी इस बढ़ोतरी पे। और मैं आशा करता हूं कि जिस तरह से आपने अपने इंग्लिश चैनल को रेवोल्यूशनाइज किया, आप हिंदी चैनल को भी एक नए सर पे लेके जाएंगे। इसमें मुझे कोई शक नहीं है कि आपकी हिंदी आपकी इंग्लिश से थोड़ी बहुत ज्यादा अच्छी होगी, क्योंकि आप एक हिंदी भाषी हैं और इंग्लिश हम लोग का नेचुरल लैंग्वेज ही नहीं है, एज ऑल ऑफ अस फ्रॉम लेट्स से मिडिल टू द अदर हाफ ऑफ इंडिया। तो आ, मुझे मुझे बहुत खुशी है कि आज मैं आपसे हिंदी हिंदी में बात करने के लिए जुड़ा हूँ। चलिए शंकर, आप खैर आपकी तो इंग्लिश और हिंदी दोनों बहुत ज़बरदस्त है, तो आपसे तो दोनों लैंग्वेज में बात करने में मज़ा आता है। और आज की बात हम हिंदी में ही करेंगे। तो शंकर, अब बात हो रही थी, मैं एक सुबह एक डेटा प्रेजेंट कर रहा था कि दुनिया भर के बाज़ारों में थोड़ी सी मंदी देख रहे हैं हम इस समय। कॉस्पी का बाज़ार तो डॉलर टर्म्स में 33 साल के नेगेटिव रिटर्न्स पर चला गया है। हैंगसेंग 2009 के लेवल पर आ गया है। लेकिन इंडियन बाज़ार अभी भी अपने 52 वीक हाई के करीब है कंपेयर टू बाकी जो जो भी मार्केट हैं। तो क्या लग रहा है कि ये जो इंडियन आउट परफॉर्मेंस है ये आगे कंटिन्यू करेगी और रिटेल जो बाय करता जा रहा है लगातार वो पैसा बनाता रहेगा मार्केट में? तो मेरा ये मानना है, और मैंने कुछ दिनों पहले ट्वीट भी किया था कि अभी मुझे जितने काम के देश है, देश तो मेरे ख्याल 190 है दुनिया में, लेकिन काम के देश अगर आप देखें तो 20-25 होंगे टोटल। इंडिया एक ब्रेकआउट कंट्री है अभी, बिल्कुल वन एंड ओनली लाइन आई कैन से कि इंडिया एक ब्रेकआउट मार्केट है, इंडिया एक ब्रेकआउट नेशन है, एक ब्रेकआउट देश है। और ये जो मार्केट की आप आउट परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं, ये अगर एक साल के बाद जाके देखेंगे तो ये आउट परफॉर्मेंस का गैप और बढ़ गया होगा। और अगर 3 साल के बाद देखेंगे तो ये आउट परफॉर्मेंस का गैप उस एक साल से भी कहीं ज्यादा ज्यादा आगे होगा। सो ये हम इसको स्केप्टिकली देख सकते हैं या हम इसको एक फंडामेंटली देख सकते हैं। और मैं चीजों को जनरली एक मैं ज्यादा इमोशनल नहीं होता इस पूरी चीज के बारे में। आपके चैनल पे बहुत लोग आएंगे जो जिनकी बहुत एक वो दिल से इन्वेस्टेड रहते हैं इन द इक्विटी मार्केट्स में। वो दिल वाला काम इक्विटी मार्केट की तरफ तो कम से कम नहीं करता हूँ। शंकर, एक चीज़ जिसमें आप काफ़ी वोकल रहे हैं वो हैं इंडियन स्टार्टअप्स। और मेरे ख्याल से आप काफ़ी ब्रूटल रहे हैं उसमें, स्पेशली बायजूस जैसी कंपनियों पर। या उससे पहले भी जो कंपनियां आई थी, बायजूस तो खैर पब्लिक हुई नहीं, शायद हो भी ना पाए जिस तरीके का उनका काम चल रहा है। लेकिन इसमें आप थोड़े से काफ़ी काफ़ी वोकल रहे हैं। इस पे क्या व्यू है अब? तो मेरा ये व्यू है अनुज के, एक स्टार्टअप इकोसिस्टम देश के लिए जरूरी है। तो मैं, आप मेरे इंडिविजुअल कंपनी के व्यू से एक ब्रॉड मैक्रो व्यू ऑफ द सेक्टर को आप मिक्स ना करें। मेरी गुजारिश है आपसे कि स्टार्टअप इकोसिस्टम एक क्रिटिकल कंपोनेंट है किसी देश की ग्रोथ के लिए। जिन कंट्रीज में स्टार्टअप इकोसिस्टम वीक है वो देश ग्रो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पुरानी कंपनियों में वो लेवल ऑफ इनोवेशन, वो लेवल ऑफ जुनून, जोश वो नहीं आ सकता, बिकॉज ऑफ ओल्डर मैनेजमेंट्स होते हैं। तो स्टार्टअप इकोसिस्टम होना बहुत जरूरी है। और अगर आप देखें तो जो 3 देशों का नाम मैंने लिया, इसके पहले दो देशों का, अमेरिका और चाइना, ये स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए जाने माने हैं साहब। अगर आप अमेरिका के इतिहास को देखें तो स्टार्टअप इकोसिस्टम ही की कंपनी आज जाके इतनी बड़ी बन गई। चाइना में एग्जैक्टली सेम चीज हुआ। तो इंडिया में भी उस चीज की जरूरत थी, और स्टार्टअप्स ने एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई है इन टर्म्स ऑफ जॉब ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट, ब्रिंगिंग न्यूअर टेक्नोलॉजीज, न्यूअर प्रोसेसेस टू द वर्ल्ड ऑफ बिजनेस। तो बहुत अच्छा काम किया इन्होंने। लेकिन कोई भी अच्छी चीज में एक्सेसेस हो जाती हैं,
और वो एक्सेसेस हमने देखा जो आईपीओ मार्केट लास्ट ईयर थर्ड फोर्थ क्वार्टर में जो रीजनेबली स्ट्रांग था, उनको बहुत ब्रूटली एक्सप्लॉइट किया गया। और रिटेल इन्वेस्टर्स जो उस वक्त भी जोश से भरे थे, उनको मेरे ख्याल से तो मैं बोलता हूँ बेवकूफ बनाया गया। हालांकि मैं अगेन ये बात कहता हूँ कि आप अगर बेवकूफ बने तो ये आपकी गलती थी, किसी ने आपको फोर्स नहीं किया था जाके आप जाके जोमेटो और नाइका के शेयर दे दो। ये आपकी गलती थी अगर आपने जाके लिया, लेकिन उस गलतियों के चलते ही आप बेटर इन्वेस्टर बनोगे। अगेन ये भी एक आपने आपकी स्टेपिंग स्टोन है टू बिकमिंग अ बेटर इन्वेस्टर, क्योंकि गलतियां हमने भी की, हमने भी अनाप शनाप आईपीओ लिए अपनी अपनी जवानी के दिनों में। तो ओवरऑल मेरा ये मानना है कि स्टार्टअप्स में आज की डेट में जो मैं देखता हूँ, उनमें बिजनेस मॉडल्स में कोई ठोसता नहीं है, कोई वो स्टूडेंट नहीं है। वो सिर्फ पैसों के ऊपर ब्लाइंड कैपिटल इंजेक्ट कर करके अगर आप एक बैलून को आप बार बार फुलाते हो, लेकिन बैलून में होल्स हैं साहब, और वो होल है उनकी जो ये कैश फ्लोज और जो प्रॉफिट्स की जो फिगर है, रादर रिवर्स है कि नेगेटिव कैश है और ऑब्वियसली लॉसेज हैं। तो वो आप हवा भरते हो पैसे का, और वो हवा धीरे धीरे करके उन होल्स के थ्रू निकल जाता है। तो ये कहानी कुछ दिन चल गई, मेरे ख्याल से ये कहानी लंबा नहीं चल सकती, कम से कम उन वैल्यूएशंस पे नहीं चल सकती। आपने कंपनी का नाम लिया अभी, बैजूस। अब मैं इस कंपनी को जानता नहीं हूं, मैं जानता हूं इतना कि उनकी ब्रॉडली जो बिजनेस मॉडल मुझे नजर आती है, नॉट जस्ट बैजूस, एजुकेशन की सारी कंपनी जो मैंने देखी है पिछले 10 साल में, एड्यूकॉम्प और एवरॉन सिस्टम से, जो कि आप बहुत परिचित हैं उन कंपनियों से। और हमने एक रिसर्च रिपोर्ट लिखा था मेरे ख्याल से 2010 में ऑन एड्यूकॉम्प, एंड वी वर द फर्स्ट टू एक्सपोज जो उनकी अकाउंटिंग की फ्रॉड थी, अकाउंटिंग में जो मतलब क्या क्या नहीं था। मैंने खुद जाके स्कूल से बात की थी, उन्होंने स्कूल्स के नाम दिए थे कि हाँ हमारे लगे हुए हैं जी, जाके देखो आप। मैं पर्सनली गया 10 स्कूल में, और कहीं भी एक जगह भी उनका वो सॉफ्टवेयर नहीं चल रहा था। और मार्केट कैप था मेरे ख्याल से 9,500 करोड़ उस वक्त। तो एजुकेशन में, और आप देखो तो मतलब कंपनी गायब हो गई। तो एजुकेशन में हमने हिंदुस्तान में बहुत कंपनियां देखी है जो आई और गई हैं, एक भी कंपनी सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल के साथ नहीं चल पाई। तो मेरा ये कहना है कि अगर 2,000 करोड़ के टर्नओवर की ये कंपनी है, उसका मार्केट कैप जो मैं सुनता हूं वो है $25 बिलियन, मतलब नियरली 2 लाख करोड़। तो मैं बोलता हूँ ये तो मतलब लोग पागल है। ये सॉवरेन वेल्थ फंड्स, ये पेंशन फंड्स जो हमें सिखाते हैं क्या इन्वेस्टिंग है, और वो जाके इस तरह की कंपनियों में इस तरह के वैल्यूएशन से पैसे डालते हैं, तो ये साहब मेरे समझ के बाहर की चीज है। तो मेरा ये मानना है कि इनकी आईपीओ अगर आए तो वो 500 करोड़ के वैल्यूएशन पर अगर इनका इनका आईपीओ आए तो शायद देखना चाहिए, मे बी 1,000 करोड़ पे देखना चाहिए। हाफ टाइम सेल्स दे देंगे साहब, और क्या दे देंगे इनको। अगर वन टाइम सेल भी देते हैं तो 2,000 करोड़, उसमें भी हार्डवेयर का कंपोनेंट बहुत हाई है इनके सेल्स में। तो इस तरह से अगर हम देखें तो 2,000 करोड़ पे अगर लेके आते हैं साहब, तो हम जरूर इस पर सब्सक्राइब करेंगे, क्यों नहीं करें। दो दो पर लाख 2 लाख करोड़ पे करना मेरे हिसाब से तो दो मतलब हजार उसको दो मैं एक हजार दो पागलपन कहूँ। हजार 2,000 करोड़, ये तो बात बिलियंस ऑफ डॉलर्स में कर रहे हैं शंकर। 1,000 2,000 करोड़ की आप बात कर रहे हैं। वैसे एजुकॉम की नहीं बात। अनुज अनुज देखिए, नहीं अनुज देखिए, बात दुनिया में एक ही चीज फ्री है, वो है बात। टॉक तो इज चीप। बात करने में तो सब पैसे कहाँ लगते हैं, हम बात कर रहे हैं, हम थोड़े एक दूसरे को पैसे दे रहे हैं इस चीज के लिए। तो कोई भी अपनी वैल्यूएशन को जो मर्जी कहे, लेकिन लिस्टेड मार्केट के मापदंड बहुत क्लियर है साहब। उसमें रिटर्न रेशियोज, कैश फ्लो, ईपीएस, ये सारी चीजें, गवर्नेंस, इन सब चीजों को आज से नहीं 150 साल से मान्यता दी जाती है। तो अगर कोई स्टार्टअप आना चाहता है तो उसे आना पड़ेगा लिस्टेड मार्केट के मापदंड पे। अनलिस्टेड के मापदंड शायद कुछ और होंगे, वो हमें नहीं मालूम, ना हमें कोई दिलचस्पी है उसमें। लेकिन लिस्टेड मार्केट के तो यही 5 मापदंड है साहब। और आप आओ तो प्लीज कम विद क्लियर हेड कि यही मापदंड के ऊपर आपको उतरना पड़ेगा। और अगर नहीं उतरे तो आप लिस्टिंग ना ही करो, आप अनलिस्टेड में ही एक दूसरे को बेचते रहो। हाँ, वो बिगर फूल थ्योरी जो है, वो अगला फूल आप ढूंढते रहिए उसी में। एजुकॉम का आईपीओ आया था करीब करीब 125 रुपये पे, लिस्टिंग हुई थी 50-60 रुपये पे, लेकिन उसके बाद उसका पीक हो गया था 1,000 रुपये से ऊपर, और उसके बाद गिर के आ गया था ये शेयर 3 रुपये पे। वैसे शंकर, आपने कहा कि जवानी के दिनों में, आप तो अभी भी अपने आप को काफ़ी जवान मानते हैं, और टी शर्ट भी आपने अच्छी खासी एकदम बिल्कुल मेरे को लग रहा है कि एकदम कॉलेज के स्टूडेंट जैसी पहनी हुई है। तो वो तो मेरे ख्याल से अभी आपके जवानी के दिन काफ़ी कायम है। तो अभी शंकर शर्मा कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं इंडियन मार्केट में? आप कहते हैं कि काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो अभी आप कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं? साहब पैसे कम है, अपॉर्चुनिटी ज्यादा है। मैंने ऐसा सिचुएशन बहुत कम ही देखा है, पहले भी ऐसी पैसों की बात नहीं, लेकिन इतना बड़ा एक ब्रेकआउट इंडिया का मैंने रिलेटिवली स्पीकिंग देखा नहीं।
और इसके इसके पहले। और आज जो मैं महसूस करता हूँ इंडिया में जो एक गति है कंपनियों से अगर मैं बात करता हूँ, विभिन्न प्रकार की कंपनियां हैं, एक तरह की कंपनी है ही नहीं। मतलब वो इतने विस्तृत हैं, इतना 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 वाइड स्प्रेड है। इट्स लाइक अ बुफे विथ लाइक 500 डिशेस ऑन द स्प्रेड इंस्टेड ऑफ द यूजुअल 10-20। तो ये उस तरह के बुफे टेबल को मैं देख रहा हूं। अगर इंडियन, खास करके स्मॉल कैप क्षेत्र को मैं देखूं, तो मैं स्मॉल कैप के प्रति, आपने मेरे इंटरव्यू के पहले कहा, और मैं आज उस पर बिल्कुल अ, बना हुआ हूं कि स्मॉल कैप्स पे आप 600 रन बनाएंगे व्यक्तिगत रूप पे। एंड इस स्मॉल कैप्स में जोखिम है, नो डाउट अबाउट इट। उनके आईपीओ आते हैं, ओवर प्राइस भी होते हैं, उसमें कई फ्रॉड भी होंगे, भी सब मान के मैं चलता हूं कि ये सब होंगे। लेकिन उसके बावजूद भी जो दो चार आपके पास रह जाएंगे आपके 25 में से, वो आपको 20 टाइम्स, 30 टाइम्स, 50 टाइम्स, 100 टाइम्स दे सकते हैं अगले 5 सालों में। मेरा इसमें, मुझे इसमें मतलब मैं बिल्कुल क्लियर लाइन ऑफ साइट है मेरे पास कि आपको इस तरह की अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं आज की डेट में इंडिया में। ओके, ठीक है। स्मॉल कैप्स में आप काफ़ी पॉजिटिव रहे हैं शंकर, आपका एक व्यू रहा है, लेकिन आपने हमेशा एक बात बोली थी कि स्मॉल कैप्स में, लेकिन अगर जैसे कहते हैं कि एक इंग्लिश में बोलते हैं कि इफ़ यू कैन टेक द हीट देन ओनली यू कैन गेट द मीट, अदरवाइज स्टे अवे फ्रॉम द किचन। तो वो एक आपको लग रहा है कि अभी भी वो स्मॉल कैप्स में अच्छी खासी अपॉर्चुनिटीज़ हैं इंडिया में? अभी शुरुआत है साहब, अभी बिल्कुल शुरुआत है। अभी तो मेरे ख्याल से स्मॉल कैप अपने इंडेक्स, अपने हाइस पे भी नहीं पहुंचा है, बहुत दूर वो है, भी 18% दूर है, 18% दूर है। जी एग्जैक्टली। तो अभी अभी हम क्यों कह रहे हैं कि ये जर्नी खत्म हो गई? अभी तो हम, आप समझो कि स्मॉल कैप्स ने थोड़ा फॉलो ऑन लिया था 2018 के मंदी में, जब एलटीसीजी इम्पोज हुआ था। तो उसके बाद ये कैलकाटा टेस्ट जो एक हुआ था, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, आपको याद होगा, जिसमें द्राविड और लक्ष्मण सेकेंड इनिंग्स में आके उन्होंने इतने रन बना दिए आफ्टर अ फॉलो ऑन कि ऑस्ट्रेलिया अपनी अपनी सेकेंड इनिंग्स में ना बना पाई। उसके बाद तो उन्होंने फॉलो ऑन देना अभी बंद कर तो दिया हमें था। वो डेफिसिट ही क्लियर करना है, राइट? वो बड़ा ऐतिहासिक टेस्ट हुआ था, आपको याद होगा, जब मनिंदर सिंह ने इतनी अच्छी गेंदबाजी की थी जाके सेकेंड इनिंग्स में। सो हरभजन सिंह ने शंकर, तो हरभजन सिंह ने, हरभजन हाँ सिंह सॉरी, हरभजन सिंह ने, मनिंदर सिंह ने नहीं, हाँ हाँ हरभजन सिंह सॉरी, ने। और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने फॉलो ऑन देना बंद कर दिया था। हाँ हाँ, ठीक है, हाँ। एग्जैक्टली। हाँ उसके हाँ बाद नॉट ओनली दैट, नॉट ओनली ऑस्ट्रेलिया, बड़ी अच्छी बात आपने कही, उसके बाद अगर आप टेस्ट क्रिकेट में आप देखें डेटा, और मैं डेटा का आदमी हूं, हाँ, उसके बाद फॉलो ऑन का कल्चर वर्ल्ड वाइड खत्म हो गया। बिल्कुल वर्ल्ड वाइड खत्म हो गया, सारी टीमों ने देना छोड़ दिया। क्या है फॉलो ऑन, पता नहीं सामने वाली टीम में अगर द्रविड़ और लक्ष्मण जैसे बल्लेबाज आ जाए तो बिल्कुल। हम हार जाएंगे। तो इन शॉर्ट, अभी स्मॉल कैप तो फॉलो ऑन के ही अपने डेफिसिट को क्लियर कर रहा है। अभी तो हाई से 17-18% दूर है साहब। अगर उसको निकालेंगे तब हम जीत की बात करेंगे। तो अभी लंबी लंबी पारी खेलने के लिए निकला है ये स्मॉल कैप का जो के जो बल्लेबाज है, और ये अभी 3 साल 5 साल